अभी हमारे साथ झरिया विधानसभा से जेएलकेएम के प्रत्याशी रुस्तम अंसारी जी हैं। इनसे हम लोग बात करेंगे कि झरिया में विगत इतने दिनों के इतिहास में क्या क्या काम हुआ और क्या काम नहीं हुआ जिनके कारण जेएलकेएम को मैदान में उतरना पड़ा। जयराम महतो जी की जो विचारधारा है उसको झरिया वासियों तक ये कैसे पहुंचाएंगे, बात करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है अंकल आपको हमारे चैनल पर। शुक्रिया। आप मेरे तरफ से भी हाथ जोड़ करके आप लोग के पूरे चैनल के जो आप लोग आए हैं उनका स्वागत है हमारे यहाँ। दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे झारखंड वासियों को, खास करके झरिया विधानसभा के मतदाताओं को, वहाँ के लोग रहने वाले को जोहार, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जयराम महतो की विचारधारा से आप झरिया वासियों को कैसे अवगत कराएंगे, आप बता सकते हैं? देखिए, बात ऐसा है कि जयराम महतो जी एक अच्छे विचार के आदमी हैं और उनकी जो सोच है हमको बहुत भाया, क्योंकि इंसान दुनिया में आया है तो उसको भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ लिखा है कि तुमको जन्म दिए हैं दूसरे की सेवा के लिए, तुम उनकी सेवा करो, मेवा हम देंगे। ये चीज मुझे जयराम महतो जी में नजर आया। वो एक गरीब परिवार के बच्चा है, दुख मुसीबत कैसे कैसे लोगों को होता है उनको खूब बढ़िया आइडिया है और वो उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं जो हमारा भी सोच वही है, इंसान परमो धर्मो। तो कहे का मतलब है कि उनका विचार हमारा विचार मिला तो उन्होंने हमको पार्टी में अपना जगह दी, हमको उम्मीदवार बनाया झरिया विधानसभा से। झरिया विधानसभा के मतदाताओं के लिए मुख्य रूप से क्या मुद्दा आप लोग लेकर के ग्राउंड में जाएंगे? देखो भाई, मैं झरिया का रहने वाला हूँ, मेरे जन्म यही हुई है, हमारे पूर्वज 4-5 पुष्ट पहले से यहाँ से आए हुए हैं और मैं झरिया को खूब बेहतरीन से, बहुत गहराई से देख रहा हूँ। यहाँ मुद्दा ही मुद्दा है, एक मुद्दा रहे तो हम बात करेंगे। कुछ संक्षेप में बताते हैं। जैसे यहाँ खतियान धारक है 1932 का, उसकी जमीन को बीसीसीएल ने हड़प लिया है, उसके बारे में कोई जनप्रतिनिधि आवाज नहीं उठाया। झरिया एक पूरे कोयलांचल के क्षेत्र में, अदर स्टेट में लोग झरिये को ही जानते थे। आज हमारे जनप्रतिनिधि के चलते पूरा झरिया टापू बन गया। यहाँ पर अनलीगल टाइप का माइंस चला करके लोग कोयला निकाल रहे हैं, जो सरकार का गाइडलाइन है उसका कोई फॉलो नहीं है। और पॉल्यूशन यहाँ पर भयानक रूप से, झरिया में 70% आदमी प्रदूषण से ग्रसित हैं। आज उस पर अस्थमा का जांच होगा तो सब नींद निकल जाएगा, उसकी लड़ाई है। दूसरी बात, पानी की समस्या, बिजली की समस्या तो घोर तरह से है। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है इस झरिया का, यहाँ का जो भी जनप्रतिनिधि बने पिछला 20 साल से, वो कभी झरिया के थे ही नहीं। ये सब बाहर से आते हैं, धनबाद से आते हैं, कहीं दूसरे जगह से भी आते हैं। ये लोग क्या जाने किसी के मुद्दा को, कि क्या दुख में झरिया वासी रह रहा है। वो यहाँ रहते तो पानी के मुद्दा जानते, पोल्यूशन का मुद्दा जानते, स्वास्थ्य का मुद्दा जानते, शिक्षा का मुद्दा जानते। तो यही सब कारण है। दूसरी बात कि लोग रोड नाली बना करके बोलते हैं विकास किए हैं, तो रोड नाली झरिया पूरा माने नगर निगम क्षेत्र है। यहाँ तो उसको रोड नाली गली बनाने के लिए पार्षद बैठे हुए हैं, तो उसमें विधायक का क्या काम है, एक बात। दूसरा बात, विधायक का जो मेन मुद्दा है, कई चीजें हैं जिसमें यहाँ पर बेरोजगारी चरम सीमा पर है, उस पर कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, पोल्यूशन पर कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ यहाँ पर मतदाताओं को झूठा आश्वासन दे के वोट लेना और यहाँ से बस समझ लीजिए कि धन उपार्जन करना, यही उनका काम। आप लोग तो राजनीति के पुराने खिलाड़ी रहे हैं। झरिया में आए दिन पानी का शिकायत रहता है, यहाँ का पानी, हवा सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। तो खास करके देखा जाए तो जो ग्रामीण क्षेत्र है झरिया में, वहां के मतदाताओं के पास अभी तक आप कितना पहुंच पाए हैं और आगे का आपका क्या? देखिए, ऐसा है ना कि मैं मैक्सिमम जगह गया हूँ और मैं चुनाव में लड़ रहा हूँ दमदार तरीके से और मेरी जीत इंशाल्लाह होगी, क्योंकि यहाँ लोग दोनों आदमी को नकार दिया, यहाँ की जनता। ठीक है, और मुझे एक बार यदि विश्वास के साथ, भगवान की दया से यहाँ के मतदाता विश्वास करते हैं तो मैं दिखाऊंगा कि विधायकगिरी क्या है, विधायक का क्या काम होता है। जो अनहोनी काम को हम करके दिखाएंगे, मेरा वो दावा है। किनसे आपका टक्कर होने वाला है, इंडिया अलायंस या फिर इंडिया अलायंस से? बाबू, आज तो कोई टक्कर में दिख ही नहीं रहा, दोनों में तो कोई टक्कर नहीं दिख रहा, कोई टक्कर नहीं दिख रहा। कोई सेकंड में चल रहा, मेरे बात तो भाजपा चल रही है और बाकी तो सामने वाले का, चूंकि देखिए
कारण क्या है कि हम 2014 में चुनाव लड़े थे, खूब बढ़िया से लड़े थे, 20,000 वोट आया। एमसीसी से लड़े थे? हाँ, एमसीसी से लड़े थे। दूसरी बात कि 2019 को चुनाव हमने छोड़ा इसलिए कि हमको लगा कि एक बेहतरीन प्रत्याशी मिल जाएगी, तो हमने टिकट दिलवा कर उसको लड़वाया, लेकिन वो भी कुछ नहीं की, कुछ नहीं। तो झरिया की जनता बोलती है दोनों को देख लिया, एक बार तीसरा रुस्तम भाई को देखेंगे। तो हम भी जनता से वादा किए यदि हम कुछ नहीं कर सका, आप किसी सर्टिफिकेट नहीं मिला तो मैं आजीवन चुनाव में आपके पास नहीं आऊंगा। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में गांडे में जो सीट दिया गया था रिजवान अख्तर को, तो उन्होंने अभी जेएमएम का दामन थाम लिया है। अल्पसंख्यक वोटों में बिखराव देख पा रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। एक सिंगल क्या नाम बताया उनका, रिजवान अंसारी, सिंगल उनकी अपनी विचारधारा थी, वो अपनी विचारधारा से गए हैं, उस पर हमको कुछ नहीं बोलना है। वो तो गलत किए ही, पार्टी के साथ जाना तो पहले जाते। अब टिकट ले करके दोबारा छोड़ना चाहिए, ये तो अच्छी बात नहीं है समाज के प्रति भी। लग गया कि बिखराव थोड़े के आदमी से कोई जात बिखर जाता है, ठीक है। तो रह गया बात कि उस समय कोई दम नहीं है बात में, क्योंकि अभी और भी लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े चेहरे जो है जेल कैम्प का दामन छोड़ रहे हैं। अभी मीरा दास एक चंदनकारी की नेत्री है, वो जेल कैम्प में थी पहले, अभी कल परसों उनका भी न्यूज आया कि वो भी जेल कैम्प त्याग रही है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि लोग महत्वाकांक्षी बहुत हो गए हैं, अपने स्वार्थ के चक्कर में रहते हैं, जनता की सेवा में नहीं रहते हैं। तो जिनका स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो नाराज हुए करेंगे। घर में एक बच्चा को तो नहीं देखिए बढ़िया से, एक बच्चा तो कमजोर हो जाएगा तो वही आपका बाकी हो जाएगा। तो ये बात तो है। अच्छा, धनबाद लोकसभा में टोटल 6 सीट पर आप लोग लड़ रहे हैं, 6 सीट है। कितना कहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में उसको कैसे रखिएगा, कहाँ पर आप लोग ज्यादा मजबूत है, कौन सा सीट आप लोग क्लियर कर रहे हैं धनबाद से 6 सीटों में? देखिए भैया, बात ऐसा है ना कि हमारा प्रत्याशी मजबूती से लड़ रहा है, खूब बढ़िया से लड़ रहा है। परीक्षा में तो बहुत अच्छे लोग लिखते हैं, कभी कभी देखिएगा कम लिखने वाला भी पास हो जाता है, ठीक ना। तो भगवान के हाथ में है, बहुत कुछ तो हम लोग के हाथ में है नहीं। हम लोग कर्म कर सकते हैं, फल तो इच्छा भगवान ही दे सकता है। अच्छा, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कुछ लोग जो है ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जेल के हमने पैसे लेकर के टिकट दिया है कुछ लोगों को, तो वैसे लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे? भाई साहब, हमसे तो 1 रुपया नहीं लिया, मैं तो सबसे बड़ा कैंडिडेट कहाँ हूँ, कोई 1 रुपया लिया हमसे लिया नहीं, तो हम दूसरे बारे में क्या कर देंगे। देखिए, झूठा आप फैलाओ, देखिए आरोप जो लग रहा है। हाँ, देखिए बताते हैं आपको, जो पहले से यहाँ पार्टियां हैं, बहुत बड़ा खिलाड़ी पार्टियां हैं, सामने वालों को कैसे बदनाम किया जाए उस पर ज्यादा विशेष ध्यान होता है। तो उस पर क्या बोलना है, उसको बोलना चाहिए जिसको जो बोलना है। लेकिन यहाँ तो खाई कहे मतलब है कि कोई अच्छा का चीज चाहता ही नहीं है। अच्छा बताओ, आप लूट कांड के मंत्री हो, आप लूट कांड के घर में आप ही से पूछते हैं, तो आप कभी चाहोगे कि हमारा लूट कांड बंद करने वाला कोई तीसरा आदमी आ जाए? जी नहीं, मत हो ना। तो उसी तरह से सिस्टम है, और जनता बताएगी अबरी कि क्या होता है। और वैसे भी देखिए, जनता ही तो सारा कुछ है, वही तो लोक पर्व का मालिक है, तो उसको भी सोचना चाहिए। हम आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहेंगे सारे जनता को भी कि मैं मोहम्मद रुस्तम अंसारी, मेरा चुनाव चिन्ह है कैंची छाप, 5 नंबर ईवीएम के 5 नंबर पर उसी के सामने मेरा बटन है। आपसे गुजारिश है कि आप मुझे भी वोट करें, आप और विजयी बनावें। दूसरी बात, एक बात और कहेंगे कि आप अपने जो कैंडिडेट उनको चुनने से पहले अपने दिमाग को शांत करके उनके परखिए, समझिए, बुझिए, उनको जानिए कि आपके लायक वो हैं, तो उनको वोट करिए। आप हमको वोट मत दीजिए, लेकिन जरूर सोचिए उनके बारे में कि आपके साथ क्या किए हैं। 15 साल तो आप देखते किए, एक आदमी को, 5 साल एक आदमी को देख लिए। यदि लगता है कि आपके लिए बहुत बढ़िया काम किया तो करिए, नहीं लगता है तो एक मौका हमको दीजिए। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद रुस्तम अंसारी जी, जिन्होंने जेल कैम्प से जिनको प्रत्याशी बनाया गया है, कैंची छाप और 5 नंबर क्रमांक संख्या इनका है। झरिया वासियों का क्या कुछ कमेंट रहेगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना प्यार जेल कैम्प को झरिया में मिलता है। फिर मिलता है किसी नए वीडियो में, धन्यवाद।